Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspapers. The first article is about United States Indo-Pacific Command. Why in news? ये न्यूज़ में क्यों है? तो the United States has decided to rename the US Indo-Pacific Command back to the US Pacific Command. यूएस ने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम दोबारा यूएस पैसिफिक कमांड रखने का डिसीज़न किया है। 2018 में अमेरिका ने पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया था और अब इस नाम को वापस पुराने नाम में पैसिफिक कमांड में बदलने की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है क्या है कि ये सिर्फ नाम बदलने का इशू नहीं है, इससे ये सिग्नल मिल सकता है कि अमेरिका अपनी रीजनल स्ट्रैटेजी को दोबारा रिव्यू कर रहा है। The move reverses the 2018 decision that introduced the term Indo-Pacific into command's name. ये मूव 2018 का डिसीज़न को रिवर्स करता है। 2018 में इंडो पैसिफिक टर्म को कमांड के नाम में ऐड किया गया था ताकि इंडिया की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया जा सके। इंडियन ओशन को पैसिफिक के साथ एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजिक रीजन माना जा सके, चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को बैलेंस किया जा सके। और अब अगर नाम से इंडो हटा दिया जाता है तो एक्सपर्ट्स इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस देख रहे हैं। सेकेंड, बैकग्राउंड। In 2018, the US renamed US Pacific Command as US Indo-Pacific Command. 2018 में US पैसिफिक कमांड का नाम US इंडो पैसिफिक कमांड रखा गया था और ये डिसीज़न ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त लिया गया था। अमेरिका ने माना था कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन इंटरकनेक्टेड है, ग्लोबल ट्रेड का बहुत बड़ा एक ये पार्ट है, इन रूट से गुजरता है। इंडिया एक मेजर स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन रहा है। सेकेंड, द चेंज रिकॉग्नाइज the growing strategic importance of the Indian Ocean, India and the wider Indo-Pacific region. चेंज ने इंडियन ओशन और इंडिया की ग्रोइंग इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया है। इंडियन ओशन इम्पोर्टेंस मतलब दुनिया का लगभग 80% से ज़्यादा सीबॉर्न ऑयल ट्रेड यहाँ से ही होता है और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल रूट है। और इंडिया इम्पोर्टेंस क्या है कि इंडियन ओशन के सेंटर में लोकेटेड है और एशिया में एक मेजर मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर भी है और चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने में इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। एंड नेक्स्ट द वाइडर इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन में ये इंक्लूड होते हैं लाइक ईस्ट अफ्रीका, इंडियन ओशन, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, पैसिफिक ओशन। और ये रीजन वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड का एक मेजर सेंटर है। थर्ड, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। द लेटेस्ट रीनेमिंग में इंडिकेट अ शिफ्ट इन यूएस रीजनल प्रायोरिटीज़। इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क के फ्यूचर पर डिस्कशन अब शुरू हो गया है। इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट पिछले कुछ सालों से यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी का एक कोर पार्ट रहा है और नाम बदलने से लोग पूछ रहे हैं कि फ्यूचर में इसका रोल कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा। इट हैज़ ट्रिगर्ड डिस्कशंस ऑन द फ्यूचर रेलेवेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क. Analysts view it as a signal that Washington may be recalibrating its approach towards Asia. Recalibrate का मतलब होता है कि स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना। तो अमेरिका मिलिट्री डेवलपमेंट अलायंसेस, रीजनल पार्टनरशिप्स को नए जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ के हिसाब से अकॉर्डिंग उसके एडजस्ट कर सकता है। Impact on the Quad. The development has raised questions about the momentum of the Quad grouping, India, US, Japan and Australia. क्वाड की मोमेंटम पर सवाल उठ रहे हैं, क्वेश्चन उठ रहे हैं। और क्वाड मेंबर्स कौन कौन से? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, मैरीटाइम सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी।
मतलब अगर इंडो पैसिफिक टर्म को इम्पोर्टेंस कम मिलती है तो क्वाड के फ्यूचर डायरेक्शंस पर डिस्कशन बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है। रीसेंट यूएस स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टेडली प्लेस लेस एम्फसाइजेस ऑन द क्वाड देन बिफोर। रीसेंट यूएस डॉक्यूमेंट्स में क्वाड पर रिलेटिवली कम एम्फसाइजेस दिख रहे हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज रिपोर्ट्स में फोकस करती हैं, लाइक टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक कंपटीशन में, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में, पर ज़्यादा दिख रही हैं और इसलिए एक्सपर्ट्स क्वाड के फ्यूचर रोल को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। The grouping's agenda is increasingly focused on practical cooperation areas such as maritime security, critical and emerging technologies, economic resilience, and disaster response. क्वाड प्रैक्टिकल कॉपरेशन पर फोकस कर रहा है, ठीक है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी में जैसे सी रूट्स की प्रोटेक्शन, पायरेसी कंट्रोल, नेवाल कॉपरेशन, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में जैसे एआई, सेमीकंडक्टर्स, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, और इकोनॉमिक रेजिलियंस में हो गया जैसे सप्लाई चेन्स को सिक्योर बनाना है, चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना, एंड देन डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, साइक्लोन्स हो गए, तो इनके समय कोऑर्डिनेशन और ह्यूमैनिटेशन एड प्रोवाइड करना। फिफ्थ, इंडियाज़ पर्सपेक्टिव। इंडिया हैज़ continuously supported a free, open and exclusive Indo-Pacific. इंडिया फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक को अब सपोर्ट करता है। इंडिया का विज़न है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड ऑर्डर, सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट, सभी कंट्रीज़ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और इंडिया किसी एक्सक्लूसिव मिलिट्री ब्लॉक का सपोर्टर नहीं है। एनी चेंज इन यूएस रीजनल स्ट्रैटेजी कुड इन्फ्लुएंस इंडियाज़ मैरीटाइम एंड जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन। यूएस स्ट्रैटेजी में चेंज इंडिया को अफेक्ट कर सकता है। अगर अमेरिका की रीजनल प्रायोरिटीज़ बदलती हैं तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है किस पर मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, डिफेंस कॉपरेशन, रीजनल डिप्लोमेसी, ट्रेड रूट्स पर, इन सब पर अफेक्ट कर सकता है। देन इंडिया में नीड टू reassess aspects of its regional engagement in response to evolving power dynamics. इंडिया को अपनी रीजनल स्ट्रैटेजी रिव्यू करनी पड़ सकती हैं। चेंजिंग पॉलिटिक्स के कारण इंडिया को क्वाड पॉलिसी, इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी, डिफेंस पार्टनरशिप को टाइम टू टाइम रीअसेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, अबाउट यूएस पैसिफिक कमांड। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? ये फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 1947 एंड क्रिएटेड अंडर प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमान। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को मैनेज करने के लिए बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड इन हवाई, इसका यहाँ लोकेटेड है हेडक्वार्टर, और हवाई पैसिफिक ओशंस के सेंटर्स के काफ़ी करीब है, इसलिए मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के लिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन माना जाता है और इसीलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है। की फीचर्स, इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ द 6 यूएस जियोग्राफिकल कॉम्बैटेंट कमांड। ओल्डेस्ट कॉम्बैटेंट कमांड, ये अमेरिका के जियोग्राफिकल कॉम्बैटेंट कमांड्स में सबसे पुराना कमांड। लार्जेस्ट कमांड क्या है? ये लार्जेस्ट कमांड वो होता है कि जो दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज़ में से एक को कवर करता है, और ह्यूज एरिया मतलब अर्थ के लगभग आधे सरफेस को कवर करता है। Then area of responsibility extends from the western coast of the United States to the western boundary of India. और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एरिया की? तो ये एरिया एक्सटेंड करता है यूएस वेस्ट कोस्ट से इंडिया की वेस्टर्न बाउंड्री तक, और कवर करता है पैसिफिक ओशियन, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ओशियाना, अंटार्कटिका के कुछ एरियाज़, आर्टिक नॉर्थिक पोल के कुछ रीजन्स। Then covers region from Antarctica to the Arctic North Pole area. और हिस्टोरिकल रोल क्या होता है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड सिक्योरिटी
हिस्टोरिकल रोल इसमें है कि प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट इन पैसिफिक एंड कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन ड्यूरिंग मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड न्यूमरियस ह्यूमैनिटेरियन मिशंस। ये पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करने में मेजर रोल प्ले किया है। और मिलिट्री ऑपरेशंस में देखें तो कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर और कई रीजनल मिलिट्री ऑपरेशंस में कोऑर्डिनेशन की है। ह्यूमैनिटेरियन मिशन क्या है कि सुनामी रिलीफ, नेचुरल डिजास्टर असिस्टेंस, इमरजेंसी इवैक्यूएशन जैसे मिशंस में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है। Next article, India's low fertility future. Why in news? India has entered a new demographic phase with the total fertility rate falling below the replacement level. इंडिया एक नए डेमोग्राफिक फेज़ में एंटर कर चुका है जहां टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गई है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है। तो ये एक विमेन अपनी रिप्रोडक्टिव एज फ्रॉम 15 to 49 ईयर्स में एवरेज कितने चाइल्ड को बर्थ देती है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या है कि ये एक फर्टिलिटी रेट होती है जिससे पॉपुलेशन लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहे। इसका स्टैंडर्ड लेवल लगभग 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन माना जाता है। मतलब एक मदर और एक फादर को रिप्लेस करने के लिए लगभग 2 बच्चे चाहिए। और 0.1 एक्स्ट्रा मॉर्टेलिटी और जेंडर इम्बैलेंस को अकाउंट करता है। Recent data places India's fertility rate at 1.9 children per woman, lower than the replacement level of 2.1. इसका मतलब है कि आज इंडिया की एवरेज फर्टिलिटी 2.1 से नीचे आ चुकी है। इसका मतलब कि कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। फ्यूचर में पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो सकती है। लॉन्ग टर्म में पॉपुलेशन स्टेबलाइज या डिक्लाइन भी कर सकती है। फर्टिलिटी डिक्लाइन का रीज़न कब क्या होता है? बेटर एजुकेशन, वीमेन एम्पावरमेंट, अर्बनाइजेशन, करियर प्रायोरिटीज़, लेट मैरिजेस, फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। Second, major trends. The fertility decline is uneven across the country. फर्टिलिटी डिक्लाइन पूरे देश में, पूरे कंट्री में एक जैसी नहीं है। इंडिया की अलग अलग स्टेट्स और रीजन में फर्टिलिटी रेट्स बहुत अलग हैं। कुछ स्टेट्स बहुत लो फर्टिलिटी फेज़ में पहुंच जा चुके हैं और कुछ स्टेट अभी भी रिलेटिवली हाई फर्टिलिटी मेंटेन कर रहे हैं। Second, rural areas remain close to replacement level fertility while urban fertility has fallen significantly. अर्बन एरिया सिटीज़ में एजुकेशन ज़्यादा है, हाउसिंग एक्सपेंसिव है, करियर फोकस ज़्यादा है, चाइल्ड रेयरिंग कॉस्ट हाई है, इसलिए अर्बन कपल्स कम बच्चे प्रेफर करते हैं। और रूरल एरियाज़ में ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अर्ली मैरिज रिलेटिवली कॉमन है, इसलिए फर्टिलिटी कॉम्परेटिवली हायर है। थर्ड, रीजनल डिफरेंसेस आर बिकमिंग मोर प्रोनाउंस्ड देन द रूरल अर्बन डिवाइड। रीजनल डिफरेंसेस रूरल अर्बन डिवाइड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रही है। आज फर्टिलिटी को समझने के लिए सिर्फ रूरल वर्सेस अर्बन नहीं बल्कि स्टेट वाइज वेरिएशन भी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, स्टेट वाइज वेरिएशन। दिल्ली रिकॉर्ड्स वन ऑफ द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट्स इन द कंट्री। दिल्ली की फर्टिलिटी रेट सबसे लो रेट में से एक है। इसका रीज़न ये है कि हाई अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, लिविंग कॉस्ट और डिलेड मैरिज है। केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल ऑल्सो हैव अ वेरी लो फर्टिलिटी लेवल्स। केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में भी फर्टिलिटी रेट बहुत लो है। वाई? रीज़न इसका ये है कि केरला हाईएस्ट लिटरेसी है, बेटर हेल्थ केयर है, विमेन एम्पावरमेंट है। तमिलनाडु सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, and West Bengal's smaller family preferences, urban influence. In contrast, Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan continue to report relatively high fertility rates. इन सारे स्टेट्स में
फर्टिलिटी रिलेटिवली हाई है। इसका रीज़न है लोअर फीमेल लिटरेसी इन सम एरियाज़, अर्ली मैरिजेस, रूरल पॉपुलेशन शेयर ज़्यादा, ट्रेडिशनल फैमिली नॉर्म्स। लेकिन इन स्टेट्स में भी फर्टिलिटी ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रही है। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड एजिंग। लो फर्टिलिटी विल ग्रेजुअली इंक्रीज द शेयर ऑफ एल्डरली पीपल इन द पॉपुलेशन। लो फर्टिलिटी से एल्डरली पॉपुलेशन का शेयर बढ़ेगा। मतलब जब बर्थ्स कम होते हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है तो एल्डरली सिटीजन्स का प्रॉपरेशन नेचुरली बढ़ने लगता है। मतलब यंग पॉपुलेशन कम होगी, सीनियर सिटीजन्स का परसेंटेज इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। India's population aged 60 years and above is expected to rise sharply in the coming decades. इंडिया अब यंग कंट्री से धीरे धीरे एजिंग सोसाइटी की तरफ मूव कर रहा है। यूएन प्रोजेक्शन के हिसाब से अगले डिकेड्स में एल्डरली पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। द कंट्री इज मूविंग टुवर्ड एन एजिंग सोसाइटी वाइल स्टिल फेसिंग डेवलपमेंटल चैलेंजेस। इंडिया एजिंग सोसाइटी की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन एजिंग सोसाइटी क्या होती है? सबसे पहले तो जहाँ एल्डरली सिटीजन्स का शेयर कॉन्टीन्यूसली बढ़ता है, एग्जाम्पल जापान, इटली, जर्मन। लेकिन इंडिया अब उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिफ्थ, इकोनॉमिक implications. Population aging can be pressure on the public finance and social security system. Aging population public finance पर प्रेशर डालेगी। गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लाइक पेंशन स्कीम्स, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर, एल्डरली सपोर्ट पर। बहुत से और a large section of elderly citizen remain financially dependent on family support. और बहुत से एल्डरली सिटीजन फैमिली सपोर्ट पर डिपेंड है। लाइक इंडिया में अभी भी रिटायरमेंट के बाद चिल्ड्रन, फैमिली मेम्बर्स एल्डरली के फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, पर न्यूक्लियर फैमिलीज़ के बढ़ने से ये मॉडल चैलेंज फेस कर सकता है। एंड स्ट्रेंथनिंग पेंशन कवरेज एंड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी विल बिकम इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट। और फ्यूचर में गवर्नमेंट को बेटर पेंशन स्कीम, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, रिटायरमेंट सपोर्ट सिस्टम डेवलप्ड करने होंगे। नेक्स्ट, हेल्थ केयर चैलेंजेस। एन एजिंग पॉपुलेशन विल चेंज हेल्थ केयर प्रायोरिटीज़। एजिंग पॉपुलेशन हेल्थ केयर प्रायोरिटीज़ को बदल देगी। आज हेल्थ केयर फोकस मेंटल हेल्थ पर, चाइल्ड हेल्थ पर, इन्फेक्टियस डिजीज़ पर है, और फ्यूचर में फोकस शिफ्ट होगा एल्डरली केयर में, क्रोनिक डिजीज़ में, लॉन्ग टर्म पर। तो लॉन्ग टर्म डिजीज़ पर ज़्यादा फोकस हमें करना पड़ेगा, लाइक हाइपरटेंशन हो गए, डायबिटीज़ हो गए, डिमेंटिया हो गया, डिसेबिलिटी रिलेटेड कंडीशंस हो गई, पैलिएटिव एंड एल्डरली केयर। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, जो हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। डायबिटीज़ मतलब इंडिया ऑलरेडी डायबिटीज़ कैपिटल के उसमें जाना जाता है। डिमेंटिया मतलब मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटी ग्रेजुअली डिक्लाइन होती है। डिसेबिलिटी रिलेटेड कंडीशन जैसे ओल्ड एज में फिजिकल लिमिटेशन और मोबिलिटी इशू बढ़ते हैं। पैलिएटिव एंड एल्डरली केयर मतलब सीरियस इलनेस को पेशेंट्स को कंफर्ट बेस्ड केयर देना। पॉलिसी प्रायोरिटीज़। इंडिया नीड्स स्ट्रॉन्गर सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फॉर सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स के लिए स्ट्रॉन्गर सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम की ज़रूरत है, अब नीड है। गवर्नमेंट को पेंशन, इंश्योरेंस, सोशल असिस्टेंस को एक्सपैंड करना होगा। जीरेट्रिक care should be integrated into primary health care and district level health planning. जेरेटिक केयर क्या है? तो एल्डरली सिटीज़न की स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर होती है। इसमें इंक्लूड होता है एज रिलेटेड डिसीज़, मेंटल हेल्थ, मोबिलिटी सपोर्ट, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। एंड थर्ड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज हेल्थ एंड वेलफेयर सिस्टम विल बी एसेंशियल टू मैनेज डेमोग्राफिक चेंज। अगर एजिंग पॉपुलेशन को इफेक्टिवली मैनेज करना है तो हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, इंश्योरेंस कवरेज, सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर प्रोग्राम्स में भी इंक्रीज करना पड़ेगा। की टेक वे, लो फर्टिलिटी इज़ नॉट नेसेसरी अ नेगेटिव आउटकम एंड ऑफन अकॉम्पनीज इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। लो फर्टिलिटी हमेशा निगेटिव नहीं होती है। जनरली लो फर्टिलिटी बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर, वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड होती है। इसलिए फर्टिलिटी डिक्लाइन को सिर्फ क्राइसिस के अकॉर्डिंग में नहीं देखना चाहिए।
And second, the main challenge for India is ensuring that economic growth, healthcare system, pension coverage, social support structures evolve fast enough to meet the needs of an aging population. और इंडिया की सबसे बड़ी चैलेंज एजिंग पॉपुलेशन के लिए प्रिपरेशन है. अगले 20 से 30 सालों में इंडिया को इंश्योर करना होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यू रहे, हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रांग बने, पेंशन कवरेज बढ़े, सोशल सपोर्ट सिस्टम इम्प्रूव हो, तभी इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को सक्सेसफुली मैनेज कर पाएगा.